जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान का जो चैप्टर नंबर हमारा है, चैप्टर नंबर जो हमारा है 2, अध्याय 2, उसी को पढ़ेंगे। किसका? क्लास 6 का। किसका? क्लास 6 का। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय पे। तो ये रहा हमारा अध्याय 2। क्या है ये? अध्याय 2 है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय का नाम है हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या चैप्टर का नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, अर्थात वाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। यही हमारा चैप्टर का नाम है। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम कुल इसको जो पढ़ेंगे पूरा ये अध्याय 2 हमारा, इसको हम कुल 7 इस पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। जो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहला पॉइंट में हम जानेंगे कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता लगाए। मतलब ये हज़ारों साल पहले जो घटना हुआ था उसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसको हम पहले में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर पॉइंट हो गया। और उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अध्ययन का जो कोई भी चीज़ का अध्ययन करता है उसका काल निर्धारण, मतलब कितना साल पहले, कितना सौ साल पहले कोई भी घटना हुआ उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसको जानेंगे दूसरा नंबर पॉइंट में। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में जानेंगे हम मानव जाति के इतिहास को हम कैसे पता लगाएं, अर्थात जो पहले मानव जो था कच्चा सा भोजन खाता, शिकार करता, इसका हम पता कैसे लगाएं, ये जानेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट में जानेंगे रेडियो कार्बन विधि क्या है, अर्थात रेडियो कार्बन विधि से हम क्या उससे ज्ञात करते हैं, उसको जानेंगे चौथा पॉइंट में। उसके बाद पाँचवा पॉइंट में हम जानेंगे क्या तिथियों का मतलब क्या है, अर्थात तिथियों का मतलब क्या है, तिथि को हम कैसे जानते हैं कि किसी को 1920 ईस्वी हो गया, 405 ईसा पूर्व हो गया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 6 नंबर में हम जानेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि। उसके बाद 7 नंबर में जानेंगे देश का नाम। तो आइए हम फर्स्ट नंबर जो पॉइंट बताए थे, क्या बताए थे हम? हज़ारों साल पहले क्या हुआ इसका पता कैसे लगाए। तो ये हमारा 1 नंबर का ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए मेंशन क्या हुआ है, हज़ारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाए। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं सोनी एक नाम का एक लड़की है, उसमें बोल रहा है सोनी का सवाल, सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही है। क्या टेलीविज़न अर्थात टीवी देख रही थी। ठीक, टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हज़ारों साल पहले से रह रहा है। क्या बता रहा है उसमें? मानव जो है पृथ्वी पर हज़ारों साल पहले से क्या रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है, मतलब ये कैसे पता कर लेता है कि हज़ारों साल पहले जो उसमें दिखा रहे मानव था, जंगल में रहता था, इस सब के बारे में जो बताता था, शिकार करता था, तो ये सब कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में वो सोचने लगा। तो उसमें पिंकी जो सोनी से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब क्या पिंकी बड़ी है किससे? सोनी से 5 वर्ष बड़ी है थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। पहला नंबर में क्या बताया यही पॉइंट पहले में जानेंगे, हज़ारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएंगे, इसी को जानेंगे। इसमें देखिए बोल रहा है कल क्या हुआ था, ये कैसे जानते हैं आप? तो वर्तमान का रहता था, आप जान देते कल क्या हुआ था। यह जानने के लिए हम रेडियो या टेलीविज़न या अखबार की मदद लेते हैं, मतलब कल में न्यूज़ में आप पढ़ते हैं, पेपर सब पढ़ते हैं, कल क्या क्या घटना हो उसके बारे में जान देते हैं। उसी प्रकार 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम किससे? अपने माता पिता या दादी से पूछ लेते हैं 10 साल पहले क्या हुआ था, ये सब जान जाते हैं, नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था इसको हम कैसे जानेंगे? इसी में से पूछ रहा है कैसे जानेंगे। इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं, अर्थात कहीं पे अगर सिक्का निकलता है, कोई अवशेष निकलता है, कहीं पे मंदिर बना रहता है, उससे पता लगता है यहाँ पे भगवान का पूजा होता होगा, इससे ये सबसे पता लगता है। उसी प्रकार यथा हमारे पूर्वज कौन थे, यही जानकारी। हमारे पूर्वज मतलब पूर्वज को अंग्रेजी में बोलता है एंसेस्टर्स। क्या बोलते हैं? एंसेस्टर। ठीक, वे कहाँ रहते थे, मतलब हम लोग जो पूर्वज था वो कहाँ रहते थे, वह क्या खाते और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। क्या करता है? अतीत में क्या हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ, पहले चैप्टर में बताया बीता हुआ कहानी कोई क्या घटना को अतीत बोला जाता है। क्या बोलता है? बीता हुआ कहानी घटना को क्या बोलता है? अतीत मतलब बीता हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हम जानेंगे दूसरा पॉइंट में अध्ययन का काल कैसे निर्धारित करें, मतलब कोई भी चीज़ का जब खोज हुआ तो उसका हम काल का निर्धारण कैसे करें, उसके बारे में जानेंगे। देखिए अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं को तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इतिहास इसमें बताना चाहे, इतिहास जो विषय है वो क्या कहता है? अध्ययन करके उस काल का ही निर्धारण जो करता है उसी को इतिहास कहा जाता है, ये बताना चाह रहा है। ठीक, इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में
बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? ये 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितना बांटा गया है? 3 कालखंडों में। पहला क्या है? पहला बोला है प्राचीन, इसको बोलता है एनिसेंट, अंग्रेजी में इसको बोलता है मध्य को मेडावल बोलता है, और आधुनिक बोला जाता है मॉडर्न, जो अभी लिख रहा है। और मॉडर्न आधुनिक को क्या बोलता है? मॉडर्न। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है, 1 नंबर में क्या है? प्राचीन, इसको बोलता है एनिसेंट, और दूसरा को बोलता है मध्यकालीन मेडावल हिस्ट्री, और तीसरा को क्या बोलता है? आधुनिक, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। हम सब जो जी रहे हैं इसमें मॉडर्न में, ठीक। ये 3 खंडों में इतिहास को बांटा गया है, यह आप ध्यान में रखें। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं, ठीक। और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। देखिए एक और इतिहास होता है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में कोई भी घटना घटित हुआ है लेकिन उसका कोई साक्ष्य लिखा हुआ प्राप्त नहीं, उसको क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। क्या होता है? कुछ विशेष होता है। जैसे आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, जैसे पहिया का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। तो जिस काल में कोई घटना होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति का आरंभिक क्रियाकलापों से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारण किया। क्या किया गया? भारत में मानव जाति का आरंभिक जो क्रियाकलाप जो मेंशन किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में, कितना किया गया है? 700 से 750। अब ये एक बात जान लीजिएगा, भारत मानव जो है सबसे पहले किस महादेश में आया था? अफ्रीका महादेश में। कहाँ आया था? अफ्रीका महादेश में। अब हमको दिखाते हैं पिक्चर में। देखिए आप सब पढ़े होंगे महादेश की संख्या है, टोटल कॉन्टिनेंट है अर्थात महादेश, उसकी संख्या कितना है? 7। आप पढ़े होंगे। देखिए सबसे बड़ा जो महादेश है वो एशिया है, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है? अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, यहाँ पे ये क्या है? यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महादेश। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो इसमें देखिए मानव जो सबसे पहले आया था पृथ्वी पे, सबसे पहले आया था अफ्रीका महादेश। ये किसका है फोटो? ये अफ्रीका महादेश। किसका है? हम जूम कर देते हैं। ये पूरा फोटो किसका है? ये पूरा जो है अफ्रीका महादेश का। किसका है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में सबसे डेवलप कंट्री कौन सा है? ये साउथ अफ्रीका। यहाँ पे देख रहा है, यहीं का है। कौन? क्रिसगेल नहीं, सॉरी, डिविलियर्स यहीं का है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले मानव जो आया था कहाँ पे आया था? अफ्रीका महादेश में आया था। यहाँ का जो मानव था ये क्या था? जंगली था। क्या था? सभ्य मानव था, सभ्य मानव था, मतलब ये कच्चा मांस खाता, शिकार करता था। यहाँ पे क्या था? ये असभ्य मानव था, सभ्य मानव नहीं था। ये क्या था? असभ्य था। लेकिन सभ्य मानव कहाँ के बना था? ये एशिया महादेश में। कहाँ पे आके बना था? एशिया महादेश में। ये ध्यान में रखिएगा। एशिया महादेश में जो आया था ये सबसे कहाँ पे रहा था? ये पाकिस्तान का ये एरिया देख रहा है, यहीं पे इसको सिंधु नदी के किनारे, यहाँ पे सिंधु नदी बहता है, भारत और पाकिस्तान में दोनों में अटैच करता है ये। तो यहीं पर ये आके बसा था, इसीलिए को बोलता है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, एक बार यहाँ पे जो होता क्या होता है? मारा हो गया था। क्या हो गया था? यहाँ पे खाने के लिए मतलब अकाल पड़े, जिसके कारण यहाँ से वो भाग कर यहाँ आया था। और यहाँ पे कुछ जो लाया था वो सब खाने के लिए जो सामान ऑप्शन लाया था वही यहाँ पे बोने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे खेती करना भी स्टार्ट किया। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे खेती करता था, और यहाँ पे चावल सब की साक्ष्य भी मिला था। तो ये ध्यान में देखिए। कुछ जो होता था यहाँ पे यूपी भी आया था, इधर यहाँ कोल्डिवासनी जगह पर भी खेती हुआ था। अब देखिए महादेश कितना है आपको हम बताएं? 7 महादेश हैं। 1 नंबर में कौन सा हो गया? एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देखिए 7 महादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जान गए। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। उसके बाद देखिए इसके आरंभ चरण के पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। मतलब ये आरंभ चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित साक्ष्य नहीं है उपलब्ध है। देखिए अब आपको हम बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसे देखिए प्राग ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। मतलब घटना तो हुआ है लेकिन उसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। ये ध्यान में रखिएगा, हम पहले बता चुके हैं। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन भी सिखा दिए। कब क्या था? पूरा मतलब प्राग ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल में। इसी समय गांव एवं कस्बे तथा शहरों का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें क्या है? माहिष्मती जो दिखाया गया है वो भी एक क्या है? साम्राज्य है। वो सब का विकास हुआ है इसी समय। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। मतलब विघटन, जब बड़ा साम्राज्य टूटा है तो क्या था? छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है, ठीक। 18वीं शताब्दी के मध्य 1750 में तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार और नगर में फिर से विकास हुआ। मतलब जब टूट के जब छोटे से साम्राज्य में जब बंटने लगा तो क्या हुआ? व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होने लगा।
11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन की तकनीक विकसित हुआ। कब? ये 11वीं शताब्दी सब में। इस समय क्या हुआ था? इस समय जो था अफ्रीका सबका जो ये यूरोप का जो था वहाँ का भी यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम सब सदस्य बाबर हो गया, दाहिर हो गया, सिंध पे दाहिर का शासन था, अल्पतगीन, ये सब क्या करता था यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पे भारत में मतलब कुछ कुछ हिस्से पे क्या करता था आक्रमण करके और अपना धन दौलत सब लूटता था और इस्लाम धर्म सबका प्रचार करता था, ये सब करता था। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा भारत में आगमन हुआ। जो इस्लाम धर्म का जो मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म बुलाया था, उसका आगमन किसके द्वारा होता है? इसका भी हुआ था यूरोपियन द्वारा हुआ था, अरब बादशाह द्वारा हुआ था, ये ध्यान रखें। पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन हुआ, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ। संस्कृति मतलब सभ्यता का, सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पतनशील अवस्था में आ गई, जब अंग्रेज सब जो क्या था, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, जो अंग्रेज सब यहाँ पे भारत पे उपनिवेश किया था और वहाँ पे क्या क्या था, अपना वो मतलब व्यापार करता था और अपना जो नियम कानून होता था वो थोपता था यहाँ पे आ गया। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। आधुनिक काल का कब? 18वीं शताब्दी। और बताए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और 1800 ईस्वी में आते थे क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह सब हुआ था उसमें जो भारत पे किसका शासन था, ये था किसका? अंग्रेज सब का था, उत्तरार्ध हुआ था। जब पश्चिमी देशों का विचार, देखिए हम सब क्या है, इधर भारत जो है पूरब में, इधर जितना भी देश पड़ता है उसको बोलता है पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए बताते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इंग्लैंड है। क्या ये इंग्लैंड? हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए इसका राजधानी, इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन है। ये देखिए क्या ये इंग्लैंड है, इतना सा क्या ये इंग्लैंड है, इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी लंदन है। देखिए यही जो था इंग्लैंड का, यहाँ पे यही सब क्या किया था, यहाँ पे अपना कब्जा किया था। कहाँ पे? भारत पे। ये जो इंग्लैंड का है यहाँ पे देखिए ये भारत है, यहीं पे ये कब्जा किया था और ये कहाँ पे क्या करता था, ये व्यापार करता था। अब देखिए ये क्या है, ये पूर्वी भाग है और इतना जितना भी इधर देश पड़ेगा इसको बोलेंगे वेस्टर्न कंट्री, अर्थात पश्चिमी में ही आता है कौन? लंदन आता है, अर्थात इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड को यूके ही बुलाया था। ये देखिए ये पूरब हो गया, यहाँ पे पूरब, और ये जितना भी इधर देश हो गया ये सबको पश्चिमी कंट्री, वेस्टर्न कंट्री बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये व्यापार करने के लिए आया था तो यहाँ पे अपना नियम कानून पे लगा था, अपना उसी के अनुसार यहाँ पे चलता था। इंग्लैंड के राजा यहाँ पे शासन करता था, कहाँ पे? भारत में। कि यहाँ पे क्या हुआ था, जब पश्चिमी देशों के नए विचारधारा, नई आर्थिक व्यवहार भारत पे लाई गई, मतलब उसमें व्यवहार सब ने लाया था, मतलब वहाँ का जो अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो विचार था वहाँ पे लाया गया, उसका सैनिक शासन कैसे था वो सबको यहाँ पे प्रशिक्षित करने लगा और यहाँ पे क्या करने, शासन कर लिया। कौन? इंग्लैंड सब। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार स्वास्थ्य का आवागमन प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह प्रशासनिक व्यवस्था विदेशी द्वारा स्थापित की गई थी, मतलब भारतीय ने, जो भारत के देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहता था, मतलब जो वहाँ का जो इंग्लैंड यहाँ पे कब्जा किया था उसका एक ही पर्पस था, यहाँ पे अधिक से अधिक पैसा लेके जाना, धन लेके जाना, यहीं पे, इसलिए उसको यहाँ पे कब्जा किया था। देखिए इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा था। देखिए उपनिवेश किसे बुलाता है? जब कोई शक्तिशाली देश छोटे देश पर कब्जा करता है उसको बोलता है उपनिवेश, लेकिन कब्जा करने के दरमियान वो क्या करता है, अपना नियम कानून भी लगा देता है, उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। क्या बोलाता है? उपनिवेशवाद, ये ध्यान में रखिएगा। उपनिवेश मतलब सिर्फ कब्जा करना, लेकिन अपना नियम कानून भी थोप देना, उसको बोलेंगे उपनिवेशवाद। तो भारत किसका उपनिवेश था? तो इंग्लैंड का था, ये ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, किसके तहत? उपनिवेश। स्वामित्व स्वाभाविक था कि भारतीयों के विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब उसका जो यहाँ पे अत्याचार करने लगा, वो क्या अत्याचार जब इंग्लैंड सब यहाँ पे करने लगा तो यहाँ पे क्या होने लगा, विरोध होने लगा यहाँ का जनता से, क्योंकि अब ज़्यादा टैक्स उस लीजिएगा तो विरोध होगा। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब राष्ट्र के हित में अपना योगदान देना, मतलब राष्ट्र को एक तरह से आज़ाद करने में जो अपना मतलब उसमें जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर प्रेरित हुआ। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे पहले संविधान जो लिखा था कहाँ पे? इंग्लैंड का, जो 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान कहाँ पे कहा था? अमेरिका का संविधान से ही बहुत सा यहाँ पे जो अच्छा चीज़ें यहाँ पे मिलता है भारतीय संविधान में। ऐसे मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पे दिया था? अमेरिका में, वही का संविधान का यहाँ पे लिया गया है भारतीय संविधान में। ये ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। ये 76 में लागू हुआ था। 1776 में क्या हुआ था? ये आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये लागू हुआ था 1789 में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता
को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। पहले क्या होता है, राजतंत्र होता है, राजा शासन होता है, लेकिन जब संविधान बना तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव होने लगा। उसमें वोट कराता था और जो जीतता था वही शासन संभालता था। काल में आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये काल जो अभी पढ़ाया जब अंग्रेज समय शासन करता था, इस 18वीं शताब्दी से बाद वाला अभी ये 2000 ईस्वी तक चल रहा है, ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक, उसके बाद देखिए ये पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, ये है मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट। कौन सा हो गया, तीसरा पॉइंट, ये ध्यान में रखिएगा। कितना नंबर पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इसका देखिए, मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलता है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी हुई पुस्तक है, मतलब पुस्तक से ही पता चलता है। अगर पुस्तक तो कोई आदमी ही लिखा होगा ना, तो आदमी तो होगा तभी तो लिखा होगा, इससे ही पता चलता है मानव था यहाँ पहले। इस पुस्तकों को हम पढ़कर ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों एवं ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार है। औषधि मतलब दवाई होता है, इसका भी पता चलता है। जैसे तुलसी से पीने से उसका खांसी सब दूर हो जाता है, ये सब इसी से पता चलता है। उसके बाद इसी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलते हैं। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपियों को पांडुलिपि कहे जाते हैं। देखिए लिपि क्या है, एक लिखने का शैली है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है, और जैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। देखिए लिपि का अध्ययन पिक्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफी। उसी प्रकार ये पुस्तक लिखा देती है, पांडुलिपि में लिखा जाता है। ये लगभग हिंदी से थोड़ा मैच करता है पांडुलिपि, ये ध्यान में रखिएगा। पांडुलिपि उसको बुलाया जाता है जब कोई भी राजा सब ताड़ के पत्र पर लिखा जाता है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। अब बाहुबली में भी देखे होंगे, उस मूवी में जो उसमें राजकन्या को जो क्या करता है, उसको जो बंदी बनाने का जो संदेश भेजता है और जो पढ़ता है उसको जो दिखाता है, वो क्या होता है, पांडुलिपि। पांडुलिपि अर्थात ताड़ के जो पत्ता सब पे लिखा है, ताड़ के पत्ता पे कुछ लिखा जाता है, उसी को बोलता है पांडुलिपि, जो पिक्चर में दिखा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखा जाता है। अभी बताया ताड़ पत्रों, मतलब ताड़ का जो पत्ता होता है उसी पे लिखा जाता है, पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियों अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहों में भी क्या है, सुरक्षित रखा है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी उसको बोला जाता है, यहाँ पे बुक सब रखता है, उसको लाइब्रेरी रहता है। पालीगंज स्थित भरतपुर गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं, मतलब उसको रखा गया है इसको दिखाने के लिए। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए ताड़ पत्र है, ताड़ के पत्रों पे लिखी हुई पांडुलिपि। यहाँ पे देखिए अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, जब कोई पत्थर का जो ऊंचा पत्थर होता है उसमें ठोक ठोक उसमें लिखा था, पीट के गड्ढा करके, उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। ये अभिलेख के शिलालेख, ये जो अशोक था, अशोक राजा, वो बहुत ही इसको बनवाया था, शिलालेख सब बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा। हम अतीत की जानकारी अभिलेख से ही प्राप्त करते हैं। अभिलेख से भी लिखा, अब जिस राजा का अभिलेख लिखा रहेगा उस काल का पता रहेगा। जैसे अशोक को क्या बोलता है, प्रियदर्शी बोला जाता है, तो इससे पता चलता है अशोक का ये लिखा हुआ है। अब बाबर का नाम रहेगा, बाबर का लिखा हुआ है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु के सतहों पर नुकीले औजारों से उत्कीर्ण किया जाता है। क्या करा, उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, ठोक ठोक के लिखा जाता है, गड्ढा करके। आप देखेंगे स्कूल सब में भी कहीं पे पत्थर समूह से लिखा रहता है। इन अभिलेखों में राज्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश की उपलब्धि का वर्णित इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते हैं। जैसे आप विक्रमशिला जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा ये सब लिखा हुआ, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसे लिखित आदेश का पालन कर सके, इसलिए उसको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाए गए, इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हमें अतीत का पता चलता है। अब देखिए कोई भी अगर वस्तु बनाए हो तो उसमें क्या पता चलता है, उस काल का ही पता चलता है, कब बनाए, जानकारी से प्राप्त होता है। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों का अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, सिक्के आदि आते हैं। तो ये सब आता है। जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए सिक्के, ये भी किस काल का, इससे पता चलता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बर्तन को मृद भांड, ये मिट्टी का जो घड़ा रहता है उसको क्या बोलता है, मृद भांड, इससे पता चलता है। देखिए पता चलता है, सिक्के से ही रहता है, कॉइन, यहाँ पे सिक्का है, इससे पता चलता है आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाना जाता है। देखिए पुरातात्विक जो होता है, इसको अंग्रेजी में बोलता है आर्केनोलॉजी। क्या बोलता है, आर्केनोलॉजी, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण ये अवशेष जमीन में खुदाई कराकर इसे प्राप्त किया जाता है। मतलब अवशेष जो होता है खुदाई करने पर ये निकलता है और पता चलता है कि सभ्यता का ये है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने व्यक्ति को क्या बोलता है, पुरातत्वविद बोलाता है। क्या बोलता है, आर्केनोलॉजी अंग्रेजी में, हिंदी में बोलता है पुरातत्वविद कहलाता है। ये ध्यान में रखिए, जो प्राचीन का पुरातात्विक स्थानों का सब और वस्तुओं का खोज किया जाता है। ठीक,
पुरातात्विक वस्तुओं में जानवर, पक्षियों तथा मछलियों की हड्डियों से भी मिलती हैं। मतलब वहाँ पे अगर तो बाढ़ आया होगा या तो सुखाड़ में कुछ में अगर मरा होगा तो उससे ही पता चलता है, जिसके अनुमान लगाया जा सकता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो उसका भी हड्डी सबसे पता किया है किस प्रकार जीव पाया जाता है। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त होता है। अनाज और कपड़े से अवशेष प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन सी अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इसका भी अवशेष से पता चलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हारा नामक स्थान से खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं। अब पता चल गया कि किस वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से है, जिससे पता चलता है। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए, अर्थात उसमें सोना का उपयोग होता था तभी तो बनाया होगा। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश डालता है। मतलब वो समृद्ध होगा उससे, तभी तो इस सोने का एक बैल बनाया था, इससे पता चलता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेख, सिक्कों तथा पुरातत्व संबंधी अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्विक एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या भी करते हैं। मतलब उसमें सिक्का मिलता है, एक मोहर मिलता है, ये लिपि में लिखा था पांडुलिपि, से पता चलता है कि किस साम्राज्य का और किस राज्य का किस समय का है। तो इस सबसे पता चलता है। सिक्के अंग्रेजी में बोलते हैं कॉइन, क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, ये ध्यान में रखिए। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते हैं, उससे पता चलता है किस शासन का ये सिक्का है। जैसे अभी यहाँ पे भारत में चल रहा है तो पता चल रहा है किस शासन का सिक्का है, तो उसमें गवर्नर सबका लिखा रहता है। जैसे कोई भी अगर आप नोट देखिए उसमें गवर्नर का लिखा रहता है, पता चलता है किस काल में कौन सा गवर्नर था और कब का ये सिक्का है। तो राजकीय चिन्ह रहता है, सिक्के में राजकीय चिन्ह भी रहता है, उसमें भारत का नक्शा ही बना रहता है, आप देखे होंगे प्रशासन में। धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती है। सिक्के का अध्ययन का मुद्रा शास्त्र कहलाता है, इसी को अंग्रेजी में बोला था न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र को, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बोल रहे हैं, खुदाई में मिली हुई वस्तुओं का विश्लेषण के समय निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उसमें जो खुदाई में कोई सामान मिलता है उसको कैसे हम पता करेंगे कि वो कितना साल पुराना है, इसके लिए एक विधि होता है, उसको हम आगे जानेंगे। वैसे तो समय का निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन सामान्य प्रचलित हैं कि रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। देखिए कोई प्राचीन काल का अगर सिक्का या कुछ भी मिला है, उस काल को सटीक जानकारी के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति, अर्थात कार्बन 14 पद्धति से पता चल जाता है कि कोई भी सिक्का अगर कुछ भी मिला है वो कितना पुराना है। इसमें ये कार्बन की उपस्थिति से पता करता है, अर्थात जितना कम कार्बन होगा उतना उसका अधिक पुराना होगा वो, ये ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में कितना नंबर में जानेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या पॉइंट है, रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए अभी रेडियो कार्बन विधि बताया है कि कोई भी अगर जीवाश्म है, कोई भी अगर सिक्का या कुछ भी मिला है जिस काल का, उस काल का हम निर्धारण कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं वो कितना पुराना है। ठीक, यही विधि है। इसमें पता करेगा कार्बन 14 पद्धति जो, इससे किसका पता किया जाता है, इसमें जीवाश्म का पता किया जाता है कोई चीज़ कितना पुराना है, इसको हम पढ़ेंगे। ये चौथा पॉइंट देखिए, तिथि का निर्धारण, मतलब समय का निर्धारण कितना पुराना है। तिथि का निर्धारण यह काम इसे भौतिक शास्त्री करते हैं। कौन करता है, भौतिक शास्त्री करता है। सारी वस्तुओं में अनेक प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो कार्बन 14 कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बन 14। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिसमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु, पौधे जिंदा होता है तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद खो देता है। मतलब जितना लेता है उतना खो देता है, उससे पता चलता है। जब कोई मर जाता है तब वायुमंडल से कोई कार्बन नहीं लेता है, मतलब जो मरता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर से खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर जीव की आयु का निश्चित करते हैं। मतलब वो कितना साल पहले ऐसा घटना हुआ है। तो ये किस पे निर्भर रहता है, कार्बन कोई भी अगर, जैसे हम सब जिंदा रहते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। अब जिस मात्रा में ये लिया होगा उसी से पता वो कर लेता है कि कितना साल ये पुराना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट में तिथियों का मतलब। देखिए तिथि का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए प्राचीन काल में, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन काल अर्थात पुराने बहुत पहले समय में, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत एवं शक संवत के आधार पर होता है। देखिए अभी हम लोग का कैलेंडर है किस संवत पे चलता है, शक संवत पे चलता है, ये ध्यान में रखिएगा।
आधार पर है, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप से तिथियों का गहनता मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की तिथियों से की जाती है। ये सब कैलेंडर यहाँ पे शक संबत, यहाँ पे विक्रम संबंधित चलता है, लेकिन इस सबको एक कंट्रोल करने के लिए, मतलब पूरा विश्व में गड़बड़ ना हो उसके लिए एक ही चलता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ईसा मसीह का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी पे चलता है ये। अंग्रेजी सबका क्या, अंग्रेजी कैलेंडर में 1 जनवरी को जन्मदिन मनाता है, लेकिन हम लोग का 1 जनवरी क्या होता है, हम लोग का जो महीना चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगार पूस माघ फागुन, तो हम लोग का क्या है फागुन है जब होली होता है, लेकिन इसमें क्या है जनवरी को ही मनाया जाता है नया साल, और हम लोग का नया साल कब होता है, तो फागुन में आता है, ये ध्यान रखिए। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना जाता है, देखिए कोई भी शून्य माना जाता है, और उसके पूर्व सीमा तिथियों को आगे अंग्रेजी में BC लिखा जाता है। देखिए इसमें तिथि का निर्धारण ये बताना यह चाहता है कि कोई भी जन्म, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, देखिए BC का मतलब होता है बिफोर द सेंचुरी। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कहीं पे अगर एक लिखा रहेगा, अगर जैसे लिखेंगे कि कहीं पे अगर एक है, देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, ईसा मसीह को जन्म को ये 0 माना है। अब ईसा मसीह के जन्म से जो पहले चला उसको लिखेंगे BC में, जैसे लिखेंगे कि 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से लिखेंगे 3 4 ऐसे प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 का भी हुआ, अगर 0 से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है उसको माइनस में नहीं लिखेंगे कि -1 साल पहले हुआ था, -2 साल पहले किसी का जन्म हुआ था। इसी माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको क्या लिख देता है, इसमें बेस मान लिया है ईसा मसीह के जन्म को। देखिए अब जो भी ईसा मसीह जन्म का जो पहले किसी का जन्म हुआ उसको लिखेंगे BC में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे 0 है इधर देखिए BC में लिखा है, लेकिन इसको जब 0 से इधर जाते हैं तो क्या होता है 0 -1 -2, लेकिन इधर जाते थे 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाता है। अब जो माइनस को छुड़ाने के लिए क्या कर दिया है, ईसा मसीह जन्म को ये बेस मान लिया आधार मान के, और जब ईसा मसीह जन्म के जो पहले किसी का जन्म होता है उसको लिखा था BC, क्या बोलता है बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसे बोलेंगे किसी का जन्म 100 साल पहले हुआ, जिसका मतलब 100 BC लिख देंगे, ठीक। ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, अर्थात 100 BC। अगर 500 साल पहले लेगा 500 BC, इसका फुल फॉर्म क्या था बिफोर क्राइस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए BC का मतलब क्या है बिफोर क्राइस्ट, किसी को मतलब पहले का, ईसा मसीह जन्म से पहले लिखेंगे उसको लिखेंगे BC लिखेंगे, और ईसा मसीह की जो बाद होगा उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे ईसवी, क्या लिखेंगे उस ईसा पूर्व, क्या लिखेंगे उसको ईसा पूर्व। इसको अंग्रेजी में बोलता है ईसा मसीह के बाद वाला जन्म को क्या लिखता है AD, क्या लिखता है AD। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोलता है एनो डोमिनो, क्या बोलता है एनो डोमिनो, यहाँ पे लिखा हुआ है AD लिखा हुआ है एनो डोमिनो। तो आप जान गए कि तिथि का निर्धारण कैसे करता है। ईसा मसीह के पहले जन्म को क्या लिखेंगे, ईसा मसीह जो पहले जन्म हुआ उसको बोलेंगे BC, और उससे जो बाद में हुआ उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे AD, अर्थात इसको BC बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह जन्म के पहले, और बाद को लिखेंगे AD एनो डोमिनो, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जन्म के पूर्व सभी तिथियों को अंग्रेजी मतलब ईसा मसीह के यहाँ पे लिखा है। देखिए फिर से हम पढ़ देते हैं, यहाँ पे ये धर्म प्रदग ईसा मसीह को जन्म तिथि से ही की जाती है, मतलब उसका जो होता है उसी का मतलब जन्म तिथि पे निर्धारण किया था किसी तिथि का, ईसा मसीह की जन्म तिथि पर। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना गया, मतलब ईसा मसीह जब माना गया शून्य, अब जो उससे पहले होगा उसको लिखेंगे BC, और जो बाद में उसको लिखेंगे AD। उसके जन्म के पूर्व तिथियों को अंग्रेजी के BC में था बिफोर द क्राइस्ट, और हिंदी में अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में क्या बोलता है ईसा पूर्व। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत ईसा उसके जन्म के से बाद, मतलब ईस्वी का जो लिखा है उसके जन्म के बाद, जैसे कि कहीं 2009 लिखा है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे BC मतलब AD, इसको बाद में मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद इसको लिखेंगे AD, अर्थात एनियो डोमिनो लिख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ, इसीलिए इसको क्या लिखता है AD। इसी प्रकार वही 2500 ईसा पूर्व हुआ है किसी का जन्म, तो उसको क्या लिखेंगे, अर्थात इसे ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले का समय है, इसको क्या लिखेंगे। इस तिथियों का निर्धारण ग्राफ से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ईसा मसीह को ये 0 माना है, तो ईसा मसीह से जो पहले होगा जन्म इसको लिखेंगे BC, अर्थात बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा मसीह के जन्म से जो बाद होगा उसको लिखेंगे AD, ऐसा एनो डोमिनो। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट में हम 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है उसको क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या था उसी के बारे में। देखिए प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी अवश्य है।
आवश्यक है। मतलब प्राकृतिक को जानने से पहले मतलब भौगोलिक जो इसको जो प्राचीन को जानने के लिए पहले भौगोलिक जानना उसको बहुत ही स्पष्ट है, तभी आप जान सकते हैं। जैसे कि भारत में पहले पाकिस्तान में भारत में आता था, अफगानिस्तान में भारत में आता है, मियाँ हमारे किस में भारतीय उपमहादेश में आता था। इससे पहले भारतीय उपमहादेश का देश था, लेकिन अब क्या हुआ, सब टूट के अलग हो गया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए कौन कौन सा है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में जो भारत का उसका पर्वतीय प्रदेश, ठीक, जो तराई के जंगलों से आरंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं एवं सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, उत्तर। जैसे यहाँ पे देखिए ये भारत है। अब देखिए यहाँ पे ये इधर हो गया हिमालय हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, ये सब यहाँ का इसका प्रदेश है। और उसके बाद बी नंबर देखिए ये वाला उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि के अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उत्तर जो भारत का, ये भारत का नक्शा है, इसका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर, उसके बाद ये हो गया दक्षिण। तो अब देखिए कहाँ पे ये बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर, अर्थात यहाँ पे उत्तर के मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि के लिए अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे ये पंजाब पड़ता है, पंजाब में क्या होता है, हमेशा खेती होता है सालों भर, ठीक। इसमें सिंधु, गंगा एवं यमुना की सहायक नदियों से सिंचाई का काम करता है, अर्थात सिंचाई का भी क्या होता है, पूरा साधन होता है पंजाब में, इसलिए अच्छा खेती होता है यहाँ पे। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ये पंजाब वाला यहाँ पे प्रांत वाला ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का सिंचाई के लिए सबसे अच्छा साधन है। उसके बाद 3 दक्षिण के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। इस भाग में विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो भारत के दक्षिण भारत को पृथक करता है। मतलब ये विंध्य और सतपुड़ा जो पहाड़ी हैं, ये उत्तर भारत को क्या करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है। इसे हम दिखा रहे हैं फोटो में। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है, ये पूरा क्या है, भारत का ज्योग्राफिकल भौगोलिक जो मानचित्र है यही है। अब देखिए कैसे उत्तर भारत को दक्षिण भारत विंध्य और सतपुड़ा पर्वत क्या करता है, अलग करता है। ये देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, विंध्य पर्वत, इसके बीच में नर्मदा ताप्ती नदी बहता है। कौन सा नदी बहता है, इससे बीचों बीच ताप्ती नदी बहता है। ये अरब सागर में आके यहाँ पे गिर जाता है। यही जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये देखिए ये भारत हो गया पूरे, इसके देखिए बीच में ये क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो यही बताना चाह रहा है। और उत्तरी भाग में क्या होता है, अधिक खेती सब होता है यहाँ पे। अब देखिए 4 नंबर में बोल रहा है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी डेल्टा वाले क्षेत्र मिले हैं। मतलब उपजाऊ जो होता है, कृष्णा और ये डेल्टा क्या होता है, कावेरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा, कावेरी उपजाऊ डेल्टा प्रदेश मिले हैं। कहाँ पर, ये दक्षिण में, दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है, भारत का जो ये मानचित्र है, इसका जो ज्योग्राफिकल मानचित्र है, भौगोलिक मानचित्र, उसको देखिए यहाँ पे कृष्णा और कावेरी वाला डेल्टा है, ये अधिक उपजाऊ है। कहाँ का, दक्षिण भारत का। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कावेरी डेल्टा, क्या दिखेगा, कावेरी डेल्टा और कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए ये कावेरी दिख रहा है, ठीक, ये कावेरी हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको कृष्णा दिख रहा है। ये डेल्टा का जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ, जिस तरह उत्तर में है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उपजाऊ भूमि मिले हैं। अब नेक्स्ट देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप उसको बोलता है, जो भारतीय उपमहादेश में जो सदस्य होता है उसको बोलता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत भारतीय महाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। मतलब भारत का जो उत्तर में है, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ये वाला एरिया, तो इसका उत्तर में जो है जो भी पहाड़ी सब है वो क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण ये क्या करता है, भारत का सीमा बनाता है। इससे पाकिस्तान से बनाता है, अफगानिस्तान से, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन मत से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे, देखिए दर्रा किसको बोलता है, 2 पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता उसको बोलता है दर्रा। जैसे पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए दर्रा का नाम खैबर दर्रा, ये कहाँ, पाकिस्तान में। बोलन दर्रा, उसके बाद गोमल दर्रा। तो यही देखिए इसमें क्वेश्चन एक होता है, बाबर किस दर्रे से होकर भारत आया था। तो बाबर जो आया था यूरोप का था, कहाँ का था, यूरोप महादेश का था। तो ये मध्य एशिया का जो देश पड़ता था उसी का था। तो इसमें जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान में, उसी दर्रा से होकर भारत आया था। कौन, बाबर, ये ध्यान में रखिएगा। अब बता दिए दर्रा किससे बोलाता है, 2 पर्वतों के बीच के पतला दर्रा बोलाता है। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से था। अफगानिस्तान के उधर से ही आता था भारत आता था। दर्रे पहाड़ियों के सक्रिय रास्ते होते हैं, इसमें दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व लोगों ने अपने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उपजाना आरंभ किया था। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो होता है भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पे, मेहरगढ़, कहाँ पे क्या था, ये मेहरगढ़ में लगभग कितना 6000 ईसा पूर्व में क्या था, ये
खेती स्टार्ट किया था। और उसमें सबसे पहले कौन सा फसल उगाया था? ये गेहूँ उगाया था और जौ उगाया था। इन फसलों के उपजाना आरंभ किया गया था। भेड़ बकरी तथा गाय बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये ध्यान रखें, कब से क्या था? 6000 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर द क्राइस्ट। ये ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इन सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 से 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ये सभ्यता उसको बोला था जहाँ पे मानव सा निवास करता है, एक गांव की तरह, मतलब बहुत सा रहता है उसमें, उसको बोलता है सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, एक बहुत सा प्रांत में क्या होता है, सही पहले गांव की तरह रहता है। जैसे अभी पहले क्या होता है, अभी गाँव रहता है, पहले सभ्यता भी निवास करता था। ठीक, जैसे मोटो मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, फिर वांगो नदी सभ्यता हो गया। ये ध्यान रखिएगा। ये पहले वाला चैप्टर हम बताए हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी में गोरो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। एवं मिसी और नागा की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के नाम से यहाँ अनेक आदिवासी मानव समूह की पहचान है। देखिए, ये भारत का मानचित्र है। अब इसमें आपको दिखाते हैं गोरो खासी जयंतिया मिसमी की पहाड़ी कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? ये गोरो खासी कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। कहाँ पे? ये नागालैंड में पड़ता है। यहाँ पे देखिए, आपको सब पहाड़ी यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे मिसमी की पहाड़ियाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको और दिखेगा गोरो खासी और जयंतिया। ये देखिए तीर हो, यहाँ पे गोरो हो गया, यहाँ पे खासी जयंतिया। ये सब ये पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है? ये पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। यहाँ पे देखिए डाफला की पहाड़ियाँ, यहाँ पे सब यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मीजो की पहाड़ियाँ, सब पहाड़ी कहाँ है? आपको मिल जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों में। ये भारत का हिस्सा है, पूर्वोत्तर राज्यों में। अब नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में पर्वत का विभाजन करता है। उसके बाद भिंड एवं दक्षिण में ब्रह्मगिरी का स्थल। तो 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। क्या करता, जब कोई मरता तो उसमें गाड़ के क्या करता था, पत्थर डाल दिया जाता था। ये सब उसका सभ्यता था। जैसे हम लोग का सभ्यता क्या है, जलाने का, तो मुस्लिम सबका क्या होता है, उसको गाड़ने का होता है, मतलब दफनाने का। उसके बाद भिंड पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, तो ये सब है। इसमें देखिए दिखा रहे हैं कि व्यापारिक मार्गों एवं कृषि को दर्शाया भारत का मानचित्र। इसमें जो व्यापार करता था उसी के बारे में दिखाया है। सही से दिखना है इसमें। देखिए, नदियाँ बहती हैं भिंड एवं भिंड पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं कौन सा है, चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल अर्थात धान उगाया था। ये ध्यान रखें, चावल का सबसे पहले कहाँ पे मिला था? कोल्डिवा। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा दक्षिण के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? मगध के नाम से जाता था। यहाँ अशोक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो मगध का शासक कौन था? अशोक महान था। यह उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा इस विवरण से स्पष्ट है कि इस महाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये कुछ ऊंचे पर्वत पहाड़ियों तथा रेगिस्तानी नदियों तथा समुद्र तटों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय, मतलब खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते थे, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाता था, ताकि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी लोग भी खुद बोलन और गोमल जैसे रास्तों से भारत आया, मतलब बोलन दर्रा से जो आता था दूसरे देश से, वहाँ पे धर्म सबका प्रचारक होता था। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा में वृद्धि हुई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में वहाँ पे संस्कृति जो अच्छा होता है यहाँ भी अपनाया जाता है। यहाँ का सबसे पहले संस्कृति खराब क्या था? सती प्रथा। जब कोई व्यक्ति का मर जाता था पति, तो उसको पत्नी के उसके साथ जलाया जाता था। ये सब किसने? राजा राम मोहन से अंग्रेज सामने क्या किया था? इसको ख़त्म किया था। तो ये सब यहाँ का कुरीति था, जो ये वेस्टर्न सभ्यता से क्या हुआ, हम लोग को छुटकारा मिला। ये ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, ये 7वां पॉइंट है। कितना नंबर का पॉइंट है? ये 7वां नंबर पॉइंट है हमारा क्या? देश का नाम। इसमें जानेंगे। देखिए,
हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका नाम कैसे इंडिया पड़ा उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है इंडिया नाम, भारत, ये ध्यान में रखिएगा। ये इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता है, अर्थात भारत का जो नाम है सिंधु नदी से। वही बहुत ही रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का नाम भारत किससे पड़ा है, तो सिंधु नदी से पड़ा है। हम उसमें गलती मार दिए थे, हम गंगा नदी मार दिए थे, हम नहीं जानते थे, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईसाइयों तथा यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा करता था। क्या करता था, सिंध जब यहाँ आता था उसको क्या बोलता है, हिंदोस अथवा इंडोस इंडोस कहा, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। क्या करता था, सिंधु नदी के पूर्व में जो बसता है उसको बोलता है इंडिया। देखिए, यहाँ आपको भारत का ये मैप दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे ये पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पे आप जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी ये दिख रहा है, सिंधु नदी। इसी का जो पूर्व का इधर से यूरोप सब या अफ्रीका सब यूरोप सबसे आता था व्यक्ति शब्द, इधर जो पूर्वी वाला भाग था जो आता था इसको क्या बोलता था, इंडस बोलता था, अर्थात इंडिया। इसी के नाम पे सिंधु नदी, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंधु नदी, इसके पूर्वी भाग को क्या बोलता था, इंडस बोला जाता है। इसी के नाम पे ये इंडिया पड़ा है। हिंद यूनानी सब इसको इंडस इंडस करके बुलाता था। उसके बाद कहा तथा इस नदी के पूर्व भूमि को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद अर्थात हिंदुस्तान जैसे नामों से उत्पत्ति हुई, तो अर्थात इंडिया का जन्म किससे पड़ा है, इसको सिंधु नदी से ही पड़ा है। उत्पत्ति के कारण इसी तरह एक दूसरे की मान्यता के अनुसार देश का नाम भारत अर्थात भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है, ऋग्वेद के लगभग 1500 ईसा पूर्व मिलता है। मतलब इसमें मतलब क्राइस्ट बिफोर द क्राइस्ट, ईसा मसीह जन्म से पहले इतने साल पहले मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों के साक्ष्य के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, मतलब इसका और जो पढ़ेंगे अध्याय इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह आप सब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो भी समझाने थे हम समझा दिए। ये वीडियो कैसा लगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न हम अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों का भी देख सकते हैं, हम वीडियो अपलोड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें बहुत मेहनत लगा है, आप सब लाइक ज़रूर करें।